Hello everyone, this is Mr. Shayan with you, an expert business and economics teacher, an educationalist and a corporate trainer. Welcome to my channel. In this lecture, I'm going to teach you today centralization along with the advantages and disadvantages of centralization. And this lecture is going to be in Urdu language. So without further delay, here we go. वेलकम बैक। अपने टॉपिक की जानिब चलते हैं, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और आज के इस लेक्चर में आप क्या कुछ सीखने वाले हैं। आज आप पढ़ने वाले हैं व्हाट इज सेंट्रलाइजेशन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, इफेक्टिवनेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। देखिए, उमूमन क्या होता है, कुछ घरों की मैं आपको मिसाल देता हूं अपने टॉपिक की जानिब चलने से पहले। कुछ घरों के अंदर आप देखते हैं कि जो फैसलों का अथॉरिटी होती है, फैसलों की अथॉरिटी वो दादा जान के हाथ में होती है, वो दादी जान के हाथ में होती है। दादा जान लकड़ी लेके बैठे होते हैं जनाब, वो तमाम फैसले करते हैं। लड़की कॉलेज जाएगी या नहीं जाएगी, लड़की की शादी कहाँ होगी, लौंडा क्या करेगा, घर के सारे मामला जनाब, फैसले सारे के सारे उनके हाथ में होते हैं। कुछ घरों के अंदर कुछ फैसले अब्बा के हाथ में होते हैं, ठीक है, घर कैसे चलेगा, घर का निज़ाम कैसे होगा। कुछ फैसले अम्मी जान के हाथ में होते हैं, मिसाल के तौर पे किचन के मामलात और दीगर दूसरे मामलात, मेहमान आ रहे हैं उनके लिए क्या पकाना है, मेन्यू और तमाम चीज़ें वो अम्मी जान के हाथ में होती हैं। अब दोनों घरों को ज़रा एनालाइज करें। एक घर ऐसा है जिसके अंदर सारे फैसले अब्बा के हाथ में हैं या दादा के हाथ में हैं, और एक घर ऐसा है जिसके अंदर फैसले अपने अपने एरिया के हिसाब से लोग करते चले जा रहे हैं। यही सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट है जो हम ऑर्गेनाइजेशंस पे अप्लाई करेंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगा। सेंट्रलाइजेशन क्या होती है, पहले इसको रीड करें। डिसीजन मेकिंग कैन बी केप्ट इन द हैंड्स ऑफ अ फ्यू पीपल। यहां पे गलती होती है, स्टूडेंट समझते हैं कि डिसीजन मेकिंग जो है वो एक बंदे के हाथ में होने का मतलब है सेंट्रलाइजेशन। नो नो नो, टॉप लेवल के हाथ में। इससे पहले मैंने लेक्चर बनाया था, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैंने आपको बड़ी डिटेल्स के साथ समझाया था। जो टॉप लेवल है, अब उस पे एक बंदा है, दो हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। अगर सारे के सारे डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी उनके ही हाथ में है, उसे हम कहते हैं सेंट्रलाइजेशन। एंड कैन बी स्प्रेड आउट कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब वहां से डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नीचे आ जाती है, फैसलों की ताकत नीचे आ जाती है, उसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, कि हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। लेकिन ये सेंट्रलाइजेशन है। सेंट्रलाइजेशन को दोबारा हम रीड करते हैं, थोड़ी सी डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। सेंट्रलाइजेशन मींस अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ऑन डिसीजन बाय सीनियर मैनेजमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी फैसलों के ऊपर जो ताकत है, फैसलों के ऊपर जो कंट्रोल है, वो सीनियर मैनेजमेंट के हाथ में है। वो ही हैं जो फैसले करते हैं, चाहे वो छोटे फैसले हैं या वो स्ट्रेटेजिक फैसले हैं, चाहे वो डेली रूटीन के फैसले हैं या वो लंबे आगे आने वाले साल के, 2 साल के, 3 साल के, 4 साल के फैसले हैं, चाहे वो हायरिंग है, चाहे वो फायरिंग है, चाहे वो फाइनेंस है, चाहे वो मार्केटिंग है। फैसले सीनियर मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं। इन सेंट्रलाइजेशन द सीनियर मैनेजमेंट मेंटेन अ हाई लेवल ऑफ कंट्रोल ओवर द डिसीजंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। बात क्लियर हो गई। फैसले करने वाले कौन? सीनियर मैनेजमेंट। ये गलती मत करना, एग्जाम के अंदर स्टूडेंट्स लिखते हैं कि फैसला करने वाला एक बंदा होता है। एक बंदा नहीं होता, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यह है, जाहिर है एक ही बंदा होता है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर कहते हैं सेठिया ऑर्गेनाइजेशन। इन सेठिया ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक ही साहब होते हैं, एक ही सेठ होता है जो फैसले ले रहा होता है। लेकिन यूजुअली प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है या टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, वो ही फैसले लेते हैं। दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं जनाब। अब ये एक छोटी सी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सेंट्रलाइजेशन, डिसीजन यहां पे हो रहा है, इनको भी डिसीजन मानना है, इनको भी 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 मानना है, सबको इनका दिया हुआ डिसीजन, जो यहां बॉडी बैठी हुई है, इनका दिया हुआ लिया हुआ डिसीजन, ये सारे के सारे लोग फॉलो करेंगे। दिस इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। आगे बढ़ते हैं जनाब। अच्छा, अब मैं आपको समझाऊंगा एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंट्रलाइजेशन। चलिए जी, हम देखते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या है सेंट्रलाइजेशन के। सबसे पहला फायदा सेंट्रलाइजेशन का, सेंट्रलाइजेशन को जहन में रखो। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रली डिसीजन मेकिंग, ऊपर से आ रहा है। फायदा सबसे पहला क्या है? रैपिड डिसीजन मेकिंग। फैसले ऐसे होते हैं, ऐसे यू क्विक होते हैं, क्विक। सीनियर मैनेजमेंट डू नॉट कंसल्ट, क्योंकि उनको कंसल्ट ही नहीं करना है किसी से,
उनको ना जूनियर मैनेजमेंट से कंसल्ट करना है, ना मिडिल लेवल मैनेजमेंट से कंसल्ट करना है, वो फैसला लेते हैं। तो ऑन स्पॉट फैसला लिया जाता है, या ऊपर फैसला लेते हैं, नीचे के लोगों से कंसल्ट नहीं करते। तो रैपिड डिसीजन मेकिंग, ये उसका सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा है। दूसरा फायदा गुड कंट्रोल। जब फैसला ही सारा ऊपर वालों ने लेना है तो सारा का सारा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में होता है। इन सेंट्रलाइजेशन मैनेजर्स हैव अ गुड ओवरव्यू, द टाइटर कंट्रोल व्हाट इज हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन कैन बी ब्रोकन डाउन इन द लार्ज फर्म्स ड्यू टू द लैक ऑफ ओवरऑल कंट्रोल अथॉरिटी, ब्ला ब्ला ब्ला। समझने की कोशिश करो, गुड कंट्रोल होता है सेंट्रलाइजेशन में। ऊपर के लोग या टॉप लेवल मैनेजमेंट ये फैसले ले रहे हैं, जब फैसला वो लोग ले रहे हैं तो उनके हाथ में कंट्रोल है। समझ आ रही है बात? जब आप नीचे लेवल को फैसला लेने की ताकत देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ से कंट्रोल जाता चला जाता है। दोनों के एडवांटेजेस हैं, दोनों के डिसएडवांटेजेस हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में करना क्या है, ये जब समझोगे, जब प्रैक्टिकली बिजनेस को रन करोगे, प्रैक्टिकली मैनेजमेंट की पोजीशन पे बैठोगे। अभी इसे किताब की हद तक समझो। मूव करते हैं, लेकिन मैं पढ़ाते हुए आपको हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल्स देता चला जाता हूं। तीसरी एडवांटेज ये है सेंट्रलाइजेशन की कि गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन। देखो, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है ना, असल में उसे पता होता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है। असल में वो होते हैं जो अपने गोल को सेट करते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को सेट करते हैं। और जब उन्हें खुद पता है, मिसाल के तौर पे जो गाड़ी चला रहा है, कभी ऐसा होता है आप गाड़ी चला रहे होते हैं, अचानक बराबर में बेगम बैठी हैं, या अम्मा बैठी हैं, या भाई बैठा है, कोई ऐसा बैठा है जिसपे आप थोड़ा सा कह सकते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल होता है। आपको वो कहते हैं, हाय देखो स्पीड ब्रेकर आ गया, इस गाड़ी को देख के चलाओ। आप कहते हैं, भाई मैं ड्राइवर हूं, मुझे मत बताओ, मुझे चलाने दो, ठीक है। अच्छा, अब क्यों ऐसा होता है? बिकॉज आपको अपना गोल पता है कि आपने पहुंचना कहां है, तो आप उसके लिए वही फैसले ले रहे हैं, वही डिसीजंस ले रहे हैं, उन्हीं गलियों के अंदर अपनी गाड़ी को मोड़ रहे हैं कि जो आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बेहतर है, और वो आपको गोल पे आपके पहुंचा देंगे। तो यू have the sense of direction. Senior management, people who are most qualified, lead the organization, take all the decisions due to fewer decision makers. Consistency in the approach is also more likely to be achieved. फैसले आ रहे हैं ऊपर से, सेंस ऑफ डायरेक्शन उनको है, कंसिस्टेंसी डिसीजंस के अंदर इनकी होगी। कंसिस्टेंट डिसीजंस आएंगे, आते चले जाएंगे, क्योंकि कुछ ही लोग डिसीजन ले रहे हैं, हर बंदा डिसीजन नहीं ले रहा। जो लोग ले रहे हैं वही हर बार डिसीजन लेते हैं। तो गुड सेंस ऑफ डायरेक्शन तीसरा एडवांटेज। चौथा, इंक्रीज इन एफिशिएंसी ड्यू टू द सेंट्रलाइजेशन, टास्क आर लेस लाइकली टू बी रिपीटेड इन डिफरेंट लेवल बाय डिफरेंट पीपल और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। दैट मींस इंक्रीज इन द वर्क एफिशिएंसी। फैसला ऊपर से लोग ले रहे हैं, हर कोई फैसला नहीं ले रहा, नीचे से हर कोई अपनी मर्जी से डिसाइड नहीं कर रहा, ऊपर से आपको जॉब गाइडलाइंस आ रही हैं। तो जब ऊपर से आपको जॉब गाइडलाइंस आती चली जा रही हैं तो उसका फायदा क्या होगा? एफिशिएंसी, रिपीटेशन ऑफ वर्क नहीं हो रहा। आप अपने काम को बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है कि इस डिपार्टमेंट ने काम किया, अरे यार तुमने पहले कर लिया, हमें तो पता ही नहीं था, हमें भी तो बोल। ऐसा नहीं होगा। यूजुअली एफिशिएंसी इसमें हासिल होती है। अब देखते हैं हम डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है प्रेशर ऑन सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट जो है, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उनके अपने इतने लांजे होते हैं, इतनी अपनी मुसीबतें होती हैं, इतनी पंचायतें होती हैं, उनको इतने फैसले लेने होते हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लेने होते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज के साथ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ कोलैब, उनके साथ कम्युनिकेट करना होता है। अगर वो सारे मैटर्स में नीचे के भी इन्वॉल्व होने लगेंगे तो उन पे शदीद काम का प्रेशर बढ़ेगा। जब काम का प्रेशर बढ़ेगा तो गलतियां होंगी तो इनएफिशिएंसी इन डिसीजन होगी, इनएफिशिएंसी इन डिसीजन विल रिजल्ट इन मोर कॉस्ट। और कॉस्ट हर तरह की होती है, ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बर्डन बढ़ेगा, एम्प्लॉयज डिमोटिवेट हो सकते हैं एंड सो ऑन। सीनियर मैनेजमेंट डू नॉट इन्वॉल्व इन अदर डिसीजंस मेकिंग, क्योंकि उनका सारा फोकस इन माइनर लेवल के डिसीजंस के ऊपर है, ग्रास रूट लेवल तक के डिसीजंस वो ले रहे हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर बहुत शदीद बढ़ जाता है। इनफ्लेक्सिबिलिटी दूसरा डिसएडवांटेज है। ड्यू टू द लिमिटेड ऑटोनॉमी of
ऑफ वर्कर्स द ऑर्गेनाइजेशंस बिकम्स ब्यूरोक्रेटिक। अब ये जो ब्यूरोक्रेटिक वर्ड लिखा हुआ है ना, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी होती हैं, ये मैं अगली एक स्लाइड के बाद आपको समझाऊंगा। इसकी भी डेफिनेशन मैंने लिख दी है ताकि आपको समझ आ जाए ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं और ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है। वर्कर्स हैव टू फॉलो ऑन द ऑर्डर्स एंड द डिसीजंस एंड सो ऑन। अच्छा, अब इनफ्लेक्सिबिलिटी क्या है, क्योंकि डिसीजंस रिजिड होते हैं, उन्होंने फैसला लिया है वही हमें बताएंगे। अब मैं अपनी मर्जी से तो काम कर नहीं सकता। इनफ्लेक्सिबिलिटी, इंतजार में बैठे हैं, वो कहेंगे वो बताएंगे तो हम करेंगे, क्या करें, अपनी मर्जी से कर नहीं सकते, फैसला तो उनका चलता है। तो इनफ्लेक्सिबिलिटी रिजल्ट करती है कहां, सेंट्रलाइजेशन के अंदर, जो कि एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का। अच्छा, तीसरी चीज डिले इन डिसीजन मेकिंग। मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता था, छोटी छोटी चीजों के लिए भी हमें हफ्तों हफ्तों 10-10 दिन, कभी 15 दिन इंतजार करना पड़ जाता था। क्यों? क्योंकि ऑनर कनाडा गई हुई हैं, जब वो आएंगी तो हम उनसे अप्रूवल लेंगे। जब तक अपनी जेब से चलाना पड़ रहा है, इससे लेके उससे लेके इस तरह से उस तरह से चलाना पड़ रहा है, क्योंकि सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन थी, डिसीजंस डिले होते थे, डिसीजंस में देर होती थी। एज सीनियर स्टाफ्स हैव टू टेक ऑल द डिसीजंस, तो क्या होगा, पॉसिबल है कि आपके फैसलों में डिले आता चला जाएगा। इट इज ऑल्सो डीमोटिवेटिंग फॉर स्टाफ। अब डीमोटिवेटिंग क्यों होता है, फैसले तो ऊपर वाले ले रहे हैं, डीमोटिवेटिंग स्टाफ के लिए क्यों है, क्योंकि स्टाफ एक मोमेंट पे आके समझने लगता है क्या हम स्टूपिड हैं, हमारे अंदर स्किल्स नहीं है, हम कोई फैसला क्यों नहीं कर लेते, हमें क्यों नहीं फैसला करने देते। भाई हमारे पास स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, हम रन कर चुके हैं, हमें रन करने दो। Demotivating for staff, employees cannot contribute in decision making, so their situation is demotivating because workers feels less valued। वो कहते हैं यार हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, हमारे एक्सपीरियंस को बिल्कुल ही उठा के खड्डे लाइन लगा दिया, ये क्या हरकत है। ये डिसएडवांटेज है सेंट्रलाइजेशन का। अगली चीज ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको समझाऊंगा। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या है, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। यहां पे सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशंस जिसमें मोर इंपॉर्टेंटली डिसीजंस जो हैं वो सारे के सारे ऊपर से लिए जाते हैं, ऑफिशियल डिसीजंस होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज अप्रूवल्स इनकी बौछार होती है। ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस वो होती हैं जहां पे फॉर्मल रूल्स, फॉर्मल रेगुलेशंस, फॉर्मल प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। और ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस की मैं आपको आसान सी मिसाल देता हूं, हर मुल्क की आर्मी, पाकिस्तान हो, जिस मुल्क की भी आर्मी हो, वो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं। वो ब्यूरोक्रेटिक क्यों है, क्योंकि उसके अंदर छोटा सा डिसीजन लेने के लिए भी फॉर्मल अप्रूवल लेनी पड़ती है। मेरे एक जानने वाले हैं, वो किसी नॉर्मल पार्टी के अंदर भी अगर जाते हैं, उनको इन्विटेशन आता है तो वो उसकी अप्रूवल भेजते हैं कि मैं जाऊं या ना जाऊं। कल को ऐसा ना हो कि मैं उस पार्टी में जाऊं, वहां पे कोई पॉलिटिकल लीडर आया हुआ हो, मेरी तस्वीर खिंच जाए और वो मीडिया के अंदर चली जाए और बोला जाए इट वाज प्लान्ड कि आप गए थे, वहां जाके मिले थे। तो वो अपने पास अप्रूवल लेके रखते हैं कि कोई ऐसा मसला होगा मैं अप्रूवल दिखाऊंगा, भाई मैं तो अपने डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेके गया हूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं ये भी जानता हूं कि आर्मी के अंदर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, एक कमरे से दूसरे कमरे के अंदर यूएसबी भी मूव करनी हो, यू नीड टू हैव परमिशन। पता नहीं उस यूएसबी के अंदर क्या मटेरियल हो, मूव करते हुए आप पकड़े जाए, मुसीबत के अंदर आ जाए। इसको कहते हैं ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस। और बहुत सारी बिजनेस वर्ल्ड के अंदर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो इंतहाई फॉर्मली ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ब्यूरोक्रेसी समझ आ गया, ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन समझ आ गया, वेरी गुड। मूव करते हैं जनाब आगे। अच्छा, इफेक्टिवनेस ऑफ सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर। अब देखो, जरूरी नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक स्ट्रक्चर को फॉलो करे। ऑर्गेनाइजेशंस डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को फॉलो करती हैं। कभी वो बहुत सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, माहौल कैसा है, कल्चर कैसा है, और क्या उस ऑर्गेनाइजेशन पे ये एप्लीकेबल होता है जो स्टाइल हम अडॉप्ट करने वाले हैं या नहीं। तो हम इसको आगे देखते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका स्टाइल डिफरेंट होगा। डिसेंट्रलाइजेशन इज ग्रेटली नीडेड इन द लार्ज बिजनेसेस। देखो, अगर बिजनेस बहुत बड़ा है, जैसे कि आप कहते हैं कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, या आप ये समझ लें कि एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसकी बहुत सारी सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस हैं। यूनिलीवर एक बहुत बड़ी कंपनी है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है, उनका टर्नओवर पता नहीं इतने बिलियन डॉलर्स है कि आई डोंट नो कितने बिलियन डॉलर्स उनका टर्नओवर है। लेकिन यूनिलीवर के नीचे 100 के करीब कंपनीज हैं जो काम
कर रही हैं। इट इज इम्पॉसिबल कि यूनिलीवर के टॉप के ऊपर बैठा हुआ बंदा हर कंपनी का सारा डिसीजन लेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। उसको ये डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी नीचे डेडिकेट करनी पड़ेगी। जब वो डेडिकेट करेगा डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी डिसेंट्रलाइजेशन, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनकी बहुत सारी सिस्टर कंपनीज होती हैं, नीचे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस उसकी अम्ब्रेला के नीचे काम कर रही होती हैं, ऐसे में आप सेंट्रलाइजेशन या सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं कर सकते। यू हैव टू बी डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, आगे मूव करते हैं जनाब। सो ऑर्गेनाइजेशन के साइज पे ये मैटर करता है। नंबर 2, स्केल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिसीजंस दैट हैव हाई कॉस्ट ऑफ इम्प्लीकेशन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, दे हैव टू बी सेंट्रलाइज। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे फैसले जिनकी बहुत ज्यादा कॉस्ट हो, अगर गलती हो गई तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन बैठ जाएगी। बैंक्स के अंदर ट्रेजरी डिपार्टमेंट जो होते हैं, इनकी एक गलती पूरा बैंक बिठा सकती है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स और इससे रिलेटेड उनको फैसले लेने होते हैं। तो सारी डिसीजन जो है, सारी डिसीजन मेकिंग इनके हाथ में होती है, किसी और का दखल नहीं होता। टॉप मैनेजमेंट ट्रेजरी डिपार्टमेंट की वो फैसले ले रही होती है, इन्वेस्ट कहां करना है, विड्रॉ कहां से करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो वो फैसले जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा हाई हो, यूजुअली वो सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर को वो फॉलो करते हैं। लेवल ऑफ रिस्क, अब लेवल ऑफ रिस्क पे भी डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पे कोई डिसीजन लेना है जो बहुत ज्यादा रिस्की है और फैसला लेने वाले लोग या उस ऑर्गेनाइजेशन के फैसले लेने वाले लोग जो ऊपर बैठे हुए हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस हैं, सेंट्रलाइज चलेगा। लेकिन अगर उस ऑर्गेनाइजेशन में फैसले ऐसे लेने हैं कि जी बार बार फैसले लेने हैं और नीचे वाले लोग ज्यादा एक्सपीरियंस हैं उन फैसलों में, तो डिसेंट्रलाइज चलेगा। लेवल ऑफ रिस्क, डिसीजन दैट हैव अ हाई लेवल ऑफ रिस्क शुड रिमेन इन द हैंड्स ऑफ की डिसीजन मेकर। ये की डिसीजन मेकर का मतलब क्या है? वो लोग जिनको एक्सपीरियंस है फैसले लेने का और वो उस स्पेसिफिक फैसले और स्पेसिफिक फील्ड के माहिर हैं, उनके हाथ में रहने दो। अगर वो टॉप लेवल है तो सेंट्रलाइज, अगर वो नीचे के लोग हैं तो डिसेंट्रलाइज। क्लियर हुई बात? अच्छा जी। कॉर्पोरेट कल्चर, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस का कल्चर ही होता है। कुछ, जैसे मैंने आपको आर्मी की मिसाल दी, ये सेंट्रलाइज्ड ही रहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड, जिसमें आर्मी के अंदर मशहूर है ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स, जो आपको फैसला मिला है वो आपने करना है। तो अब ये कल्चर है, ये तमाम आर्मी का, दुनिया के अंदर तमाम जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं उनका कल्चर है। तो वो अपने कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं कर रहे। अगर उसमें सारे सिपाही, सारे नीचे के लोग खड़े होकर सवाल करने लगे, नहीं सर मेरा ख्याल है हमें यहाँ पे हमला नहीं करना चाहिए, मेरा ये ख्याल है और मेरा वो ख्याल है और मैं ये समझता हूँ और मैं वो समझता हूँ, ऐसे के अंदर दुश्मन आके आपको मार के चला जाएगा। सो द ऑर्गेनाइजेशंस सच एज द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स वगैरह, इसके अंदर भी अब क्या होता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऑर्गेनाइजेशन है, एप्स बनाने के ऑर्गेनाइजेशन है। क्रिएटिविटी चाहिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में। जब क्रिएटिविटी चाहिए तो ऊपर बैठे हुए लोग क्रिएटिव नहीं होते, नीचे उनको टीम ऐसी जमा करनी होती है जो क्रिएटिव होती है, जो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के काम करना जानती है। जैक मा की मिसाल आपने सुनी होगी, वो कहता है मुझे आईटी का कुछ नहीं पता था, मैंने अपने साथ टीम ऐसी जमा की जिनको सब कुछ पता था, उन्होंने बेसिकली रन किया है मेरे बिजनेस को, मैंने थोड़ी रन किया है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसने ये कॉर्पोरेट कल्चर डेवलप किया। और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जरूरत है कि नीचे के लोग ज्यादा क्वालिफाइड हो, एक्सपीरियंस हो, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकर हो, क्रिएटिव थिंकर्स हो। बात समझ आ रही है? तो ऐसे में डिसेंट्रलाइज्ड स्ट्रक्चर चलेगा, सेंट्रलाइज्ड नहीं चलेगा। सो दिस वाज माय लेक्चर ऑन सेंट्रलाइजेशन एंड आई एक्सप्लेन यू द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस of centralization along with the effectiveness of centralized structure और decentralized structure। उम्मीद करता हूं आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आ गया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी कर दें, और अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरों तक इस चैनल को पहुंचा दें, यकीन कीजिए उनका भी बहुत फायदा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।